Can you hear me? Walaikum Yes, salam. ma'am. Yes, ma'am. Let's start. Today we are going to start a new portion of our topic, polysaccharides. All of you know that poly means many and saccharide means sugars. So polysaccharide means many sugar units. Monosaccharides में एक ही sugar थी, disaccharide में दो sugar units थे, और जो polysaccharides हैं उनके अंदर many sugar units होते हैं. So polysaccharides are polymerized products of monosaccharides. Polymerization होना इनकी ज़रूरी है इसके अंदर जो points हमने याद रखने हैं वो हैं what are their recurring monosaccharide units कि ये जो polysaccharide हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके जो constituent units हैं वो कौन से हैं, उसके अंदर linkages जो हैं उनकी type क्या है और degree of branching कैसी है, ब्रांचिंग है या नहीं है और उसके अलावा उनकी चेन की लेंथ कैसी है. ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर करें तो हम उनकी यूनिट्स की बेस पे दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लेते हैं. होमोपोलीसैकेराइड्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड्स होंगे और हेट्रोपोलीसैकेराइड्स होंगे जिनके अंदर जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो मोर देन वन टाइप्स के हैं. यहाँ पे देखें अगर तो क्लास कैन यू हियर मी? इज द स्लाइड विजिबल? Yes, ma'am. थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. यहाँ पे अगर देखें तो चार टाइप्स नजर आ रही हैं. होमोपोलीसैकेराइड्स दे मे बी अनब्रांच्ड और दे मे बी ब्रांच्ड. ये हमारे पास एक अनब्रांच्ड होमोपोलीसैकेराइड है. इसके अंदर ये सारे एक ही टाइप के हैं लेकिन एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है. यहाँ सारे यूनिट्स एक ही टाइप के हैं लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग शो हो रही है वेरिएबल जगहों के ऊपर. हेट्रोपोलीसैकेराइड्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी हैं जहाँ हर यूनिट जो है वो दूसरे से डिफरेंट है. हमारे पास एक सीक्वेंस नजर आ रहा है जो हम डिफरेंट कलर से शो करें, और इसी तरह हेट्रोपोलीसैकेराइड्स में भी ब्रांच्ड. Polysaccharides upon hydrolysis yield their constituent monosaccharides. होमोपोलीसैकेराइड्स के आगे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. वन बाय वन हम इन्हें करने वाले हैं. स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रेन, ये सारे ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं. इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज एंड काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामीन. यहाँ पर जो रेड लाइन के अंदर मार्क किए हुए हैं डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रेन एंड इनुलिन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आपको एससीक्यूज में पूछे जाते हैं डिटेल. इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनकी यूटिलाइजेशन क्या है, इनके आपस के डिफरेंसेस क्या हैं. डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रेन और इनुलिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस बिटवीन डेक्स्ट्रिन एंड डेक्स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि जब लेमैन एक क्लिनिक पे जाता है और वो कहता है कि ग्लूकोज की ड्रिप लगी है, वो ग्रुप उस ड्रिप में क्या होता है? मैम सेलीन जी ग्लूकोज होता है. डेक्स्ट्रोज, उसको डेक्स्ट्रोज वाटर कहते हैं. बेसिकली उसके अंदर ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन होता है जो कि हमारे बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता हुआ स्टीराइल सॉल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोज. डेक्स्ट्रोज मींस कि जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर होता है वो डी ग्लूकोज होता है. हमने ये बात की थी कि जो एल शुगर्स हैं वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती. तो ये डेफिनेट सी बात है कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये डी ग्लूकोज होगा और डी ग्लूकोज को ही डेक्स्ट्रोज कहा जाता है. ये वो जो ग्लूकोज की ड्रिप लगा देते हैं आमतौर पे, ये वो सॉल्यूशन है. तो डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रैन और डेक्स्ट्रोज, इन तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्लियरली. और इनुलिन इन सारों से डिफरेंट इसलिए है कि ये पॉलीमर है फ्रक्टोज का. और हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं. हेट्रोपोलीसैकेराइड्स के अंदर म्यूकोपोलीसैकेराइड्स, म्यूसिलेजेस और हेमिसेलुलोज आते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ना है, इसे अभी स्किप करते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे स्टार्च से. स्टार्च के अंदर जो फूड्स आ जाती हैं ये आपके लिए काफ़ी पहले से नो हाउ इसकी है. स्टार्च के अंदर सारे ग्रेन्स आ जाते हैं. इसके अंदर जो ट्यूबर्स हैं, आलू है, गाजर है, जितने भी जो रूट ट्यूबर्स हैं बेसिकली वो इसके अंदर आ जाते हैं. फ्रूट्स के अंदर काफ़ी सारा स्टार्च अवेलेबल होता है. स्टार्च जो है इट इज़ अ रिजर्व कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट किंगडम. प्लांट्स इसको बनाते हैं, प्लांट्स इसको स्टोर करते हैं, और एनिमल्स के लिए इट इज़ अ मेन डाइटरी सोर्स.
ये चीज़ें वो हो गई जो आप पहले से जानते हो, इसके सोर्सेज़ क्या हैं और इसका मेन यूसेज क्या है। प्लांट्स इसको स्टोर कर रहे होते हैं, एनिमल्स इसको यूज़ कर रहे होते हैं। 2 टाइप्स आ जाती हैं स्टार्च की हमारे पास। नंबर 1 इज़ एमाइलोज़ एंड नंबर 2 इज़ एमाइलोपेक्टिन, और ये अलग-अलग यूजुअली नहीं प्रेज़ेंट होती। इन अ मिक्सचर ऑफ स्टार्च ये दोनों प्रेज़ेंट होती हैं, एमाइलोज़ एंड एमाइलोपेक्टिन। अब ये फ़ॉर्मूला है एमाइलोज़ का। यहाँ पर 2 शुगर यूनिट्स हैं, इनके दरमियान अल्फ़ा 1,4 लिंकेज होती है और ये एक पॉलीसैकेराइड चेन की फॉर्म में होता है। हमने इसका ये एक छोटा यूनिट ले लिया। और एमाइलोपेक्टिन जो है, इसके अंदर अल्फ़ा 1,4 लिंकेज तो है ही है यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर अल्फ़ा 1,6 लिंकेज भी प्रेज़ेंट है। तो एमाइलोपेक्टिन एक लार्जर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ब्रांचिंग प्रेज़ेंट है। अब स्टार्च के अंदर चूँकि ये पॉलीसैकेराइड है, सो इट हैज़ नो फ्री फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल। सिर्फ लास्ट वाला जो शुगर रेज़िड्यू होगा, वहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप फ्री होगा। इन अ लार्ज मॉलिक्यूल एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो सफिशिएंट नहीं है टू गिव सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। The starch is a non-reducing sugar and it does not form oxidation crystals because यहाँ पर हमारे पास functional group जो है वो free available नहीं होते। ये वाला जो कार्बन 1 है इसके साथ अटैच्ड है, इसका कार्बन 1 अगले के साथ अटैच है एंड सो ऑन। अब यहाँ पर थोड़ा-सा इस चीज़ को ये इम्पोर्टेंट है, ये देखिए ये माइलोज़ का फ़ॉर्मूला है और हमारे पास ये सामने माल्टोज़ का फ़ॉर्मूला है। एनी वॉलंटियर टू रिप्लाई कि दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम अल्फा एंड बीटा लिंकेज। Beta, please be slightly loud. I can't hear you. मैम अल्फा एंड बीटा लिंकेज। नहीं बेटा, ये आपको एमाइलोज नजर आ रहा है सामने? कैन यू सी द एमाइलोज यस मैम। एंड कैन यू सी द माल्टोज? दोनों में डिफरेंस क्या है? अल्फा 1,4 लिंकेज यहाँ है और ये अल्फा लिंकेज ही हुई ना, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा नीचे की तरफ है और ये हमारे पास एक अल्फा लिंकेज है, सेम है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अल्फा माइलोज जो है वो अनब्रांच्ड है, बेटा प्लीज वन बाय वन raise your hand if you want to answer. I can't see who is raising the hand. And then you select the more spirit than gold and cup. Now influenza of No one. who is called influenza. Then जी मैम जी शफकत नयाजी जी बेटा। मैम माल्टोज इज डाइसैकेराइड एंड एमाइलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। बिल्कुल ठीक। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आपका वाइवा का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके अंदर ना तो कोई लिंकेज का डिफरेंस है, ना ही इसके अंदर कोई और डिफरेंस है। यहाँ पे ये एन नजर आ रहा है, एमाइलो सेम है। यहाँ पर ये जो इसका बेसिक जो यूनिट नजर आ रहा है ये सेम है, और जो माल्टोज है ये डाइसैकेराइड है। इसके जो एंड्स हैं, ये वाला एंड फ्री है और इसके साथ कुछ और अटैच नहीं है। एमाइलोज इज अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। लिंकेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ये पॉलीसैकेराइड है, ये एक चेन कंटिन्यू कर रही होगी। जी बेटा। मैम ये माल्टोज के अंदर जो राइट साइड पे शुगर है, ये बीटा शुगर भी तो है। बेटा उस चीज से ये इस शुगर की बात कर रहे हो? यस मैम। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस तो है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस क्या है माल्टोज और माइलोज में? पहला डिफरेंस, छोटे छोटे डिफरेंस तो और बहुत मिल जाएंगे। यस मैम। ठीक है, जो मेन डिफरेंस है ना, किसी चीज को आप देख के बताओ, एक बर्ड है और एक एनिमल है, तो आप ये नहीं कहोगे कि उसकी बीक है, उसकी बीक नहीं है। आप कहोगे ये बर्ड है, ये एनिमल है, ये फ्लाई कर सकता है, ये नहीं फ्लाई कर सकता। तो जो मेजर डिफरेंस इन दोनों में पहली बात आप करोगे वो ये करोगे कि माल्टोज और लिंकेज जब हम डिस्कस करते हैं तो हम इस शुगर को डिस्कस नहीं करते। अगर ये माल्टोज कहीं आगे लिंकेज बनाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बीटा लिंकेज कंटिन्यू होगी। बात समझ रहे हो? अगर माल्टोज को आगे लिंकेज बनानी होती तो यहाँ बीटा लिंकेज ही कंटिन्यू होती। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, एक्सीलेंट। लेकिन मेन डिफरेंस जो पूछा जाएगा, आप बताओगे ये पॉलीसैकेराइड है और ये डाइसैकेराइड है। सिमिलरली अगर इसके साथ डिफरेंस होगा, ये क्या कंपाउंड नजर आ रहा है नीचे वाला? ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है और ये एक बीटा लिंकेज है इन दोनों के दरमियान। इसका नाम क्या है? कैन एनीबॉडी नेम? मैम लैक्टोज। नहीं, ऐसे तो नहीं। बीटा लिंकेज तो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं होती। ये वाली जो लिंकेज नजर आ रही है आपको, सेलुलोज। अब सेलुलोज में
इसमें क्या डिफरेंस होगा? ये जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है सेलुलोज से मिलता जुलता है, लेकिन सेलुलोज में और इसमें क्या डिफरेंस होगा? Cellulose is polysaccharide and it is डाइसैकेराइड, ठीक है, बहुत अच्छे। और इस डाइसैकेराइड का नाम क्या है? सेलुलोज से मिलता जुलता है। सेलोबायोट्स मैम, सेलोबायोट्स। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये हमारे पास सेलोबायोस है। तो अभी हम आते हैं वापस अपने स्टार्च के ऊपर के जो स्टार्च है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल है, वाटर सोलुबल होता है, लेकिन एमाइलोज एक लार्जर मॉलिक्यूल है और ये वाटर इनसोलुबल होता है। एमाइलोज जो है ये सिर्फ 20% स्टार्च के अंदर प्रेजेंट होता है। मेजर पोर्शन ऑफ स्टार्च एमाइलोपेक्टिन से बनता है। यहाँ पर ये एक रिड्यूसिंग एंड नजर आ रहा है आपको, बाकी सारे जो रिड्यूसिंग एंड्स थे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज होकर नॉन रिड्यूसिंग हो गए और सिर्फ ये एक हमारे पास रिड्यूसिंग एंड बचा है। एमाइलोज जो कि स्ट्रेट चेन है, तो जैसे प्रोटीन्स के अंदर आपने पढ़ा था कि वो हेलिकल स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेते हैं, तो एमाइलोज भी हेलिकल स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस टैबुलेट करने आते हैं। एमाइलोज का आप पहले उसकी लिंकेज बताओगे, आप बताओगे ये अनब्रांच्ड है और ये ट्री लाइक ब्रांचिंग दे रहा है, ये वाटर सोलुबल है, ये वाटर इनसोलुबल है, ये 20% पोर्शन बना रहा होता है और बाकी का मेजर पोर्शन एमाइलोपेक्टिन से बनता है। ये डिफरेंसेस आप कंपाइल कर लोगे। यहाँ पे हम आ जाएं आयोडीन टेस्ट के ऊपर। आयोडीन टेस्ट पे एमाइलोज जो स्टार्च का पोर्शन है वो ब्लू कलर देता है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्राउन कलर देता है। आपकी जो प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट्स आती हैं उसमें आयोडीन टेस्ट डिटेल में लिखवाया हुआ है, आपने आज उसको रीड कर लेना है। आयोडीन टेस्ट जो होता है वो मेनली क्या करता है कि एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना होता है। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है। एड्सॉर्प्शन होता है किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर किसी दूसरे मॉलिक्यूल का अटैच हो जाना। जब हम एमाइलोज की बात करते हैं तो इसके अंदर चूंकि एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस हेलिक्स के अंदर जाके एड्सॉर्प्शन करके रिएक्शन दे देते हैं। जबकि एमाइलोपेक्टिन का जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई ऐसी स्लॉट्स, कोई ऐसी नूक्स एंड कॉर्नर्स आयोडीन को नहीं मिलते जहाँ पर वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो पाए। दैट्स व्हाई एमाइलोज स्टार्च जो है वो ब्लू कलर देती है आयोडीन के साथ, लेकिन एमाइलोपेक्टिन का जो कलर है वो ब्राउनिश ही रहता है, जो कि आयोडीन का अपना कलर होता है, वो थोड़ा सा रिएक्शन देती है। और स्टार्च का एज ए होल ब्लू कलर इसलिए आता है बिकॉज उसके अंदर एमाइलोज प्रेजेंट होता है। अगर 8 यूनिट्स एमाइलोज प्रेजेंट होंगी किसी भी शुगर के अंदर, एमाइलोपेक्टिन जितना भी हो, तो वो ब्लू कलर दे देता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आंसर हो जाता है कि एमाइलोज तो सिर्फ 20% है, देन व्हाई स्टार्च गिव्स ब्लू कलर एज अ होल। तो एमाइलोज का थोड़ा सा पोर्शन, इसकी 4 to 8 यूनिट्स भी प्रेजेंट होंगी, एटलीस्ट 8 यूनिट्स के इसका एक हेलिक्स पूरा कंप्लीट हो जाए तो वो रिएक्शन पॉजिटिव दे देगा। ये वही बात हो गई। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। तो हाइड्रोलिसिस होती है ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड बाय एडिशन ऑफ वाटर। हमने वाटर ऐड किया और मैम? ये जो जी बेटा, जी बेटा, आई एम लिसनिंग, 4%. आई एम लिसनिंग बेटा, मैम प्लीज लास्ट क्वेश्चन प्लीज बी कन्वीन का डाइट। बेटा आई कांट गेट, दोबारा बताइए प्लीज। मैम आपने कहा ना एज अ होल स्टार्च का कलर क्या है और ब्लू। अच्छा, देखो स्टार्च जो होती है ना, आप उसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करोगे, उसमें ये होता है कि स्टार्च ब्लू कलर देती है आयोडीन के साथ। अब हमने बात की, हमने स्टार्च को फर्दर हमने खोल खोल के हम पढ़ रहे हैं कि स्टार्च के अंदर क्या क्या होता है। हमने बात की कि स्टार्च के दो कंपोनेंट्स हैं, एमाइलोज है और एमाइलोपेक्टिन। अब इनके अंदर हमने ये पढ़ा कि जो एमाइलोज है वो ब्लू कलर दे रही होती है, लेकिन एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्राउनिश कलर दे रहा होता है। तो अब मेजर पोर्शन तो एमाइलोपेक्टिन है, तो एज ए होल अगर हम लॉजिकली सोचें तो कलर ब्राउन हो जाना चाहिए, ऐसा ही है ना? 20% या 15% की बात कौन सुनता है? तो लेकिन एज ए Yes, होल ma'am. स्टार्च, तो एज ए होल स्टार्च ब्लू कलर दे रही होती है।
व्हाट इज द रीजन। तो उसकी रीजन ये है कि एमाइलोपेक्टिन का अगर हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन भी प्रेजेंट हो, अगर हमारे पास सिर्फ 8 यूनिट्स एमाइलोज के प्रेजेंट हों और बाकी जो भी हमारे पास सोल्यूशन हो, तो वो इतनी सफिशिएंट एब्जॉर्प्शन कर लेता है कि वो एक पॉजिटिव रिएक्शन का कलर शो करता है। ठीक है, ये इसका आंसर। आगे हाइड्रोलिसिस पे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है स्टार्च की, तो ग्लूकोज बनता है। लेकिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस जो होती है, जिस टाइम पे हाइड्रोलिसिस कैरी ऑन हो रही होती है, वहाँ पे हमें डेक्स्ट्रिन्स मिल जाती हैं। ये वही डेक्स्ट्रिन्स हैं जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि डेक्स्ट्रिन, ये वाला पोर्शन डेक्स्ट्रिन्स के, डेक्स्ट्रिन्स क्या होती हैं? तो डेक्स्ट्रिन्स आर द इंटरमीडिएट हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट, से पहले डेक्स्ट्रिन्स बन रही होती हैं। अब हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं शुगर की स्लोली, ये आप लैब में परफॉर्म भी करोगे टेस्ट, कि आपने एक स्टार्च का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें आपने एसिड ऐड कर दिया और स्लोली थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप उसका टेस्ट करते गए, आयोडीन टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म करते गए। तो स्टार्च आपको ब्लू कलर दे रही होती है, जब आप उसमें एसिड थोड़ा सा ऐड कर देते हो, 1 ड्रॉप से ऐड कर दो, तो उसका कलर जो आयोडीन टेस्ट दोबारा से थोड़ा सा उसमें से सोल्यूशन लोगे, उसको आयोडीन टेस्ट से चेक करोगे, पर्पल ब्लू कलर आता है। फर्दर हाइड्रोलिसिस से एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन्स बनती हैं जो कि रेड कलर देती हैं आयोडीन के साथ। फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाती है जब, तो एक्रोडेक्स्ट्रिन्स बनती हैं जो नो कलर देती हैं। नो कलर मीन्स कि जो आयोडीन का अपना कलर होगा, ब्राउनिश सा कलर होगा, वही शो हो रहा होगा। उसके बाद मेल्टेड ट्रायोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड फाइनली ग्लूकोज बन जाता है। तो जो कलर रिएक्शंस हैं वो स्टार्च का ब्लू है, एमाइलोडेक्स्ट्रिन पर्पल ब्लू और एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन रेड कलर का आता है। एक्रोडेक्स्ट्रिन ऑनवर्ड्स जो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई भी कलर नहीं देती, बिकॉज अब मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा हो गया। साइज छोटा होने की वजह से ये जो कर्ल था ये एक्वायर नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई आयोडीन के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर अटैच, एडहियर, एडसॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो जो आयोडीन टेस्ट हमें कलर प्रोवाइड कर रहा था वो प्रोवाइड नहीं होगा। और मैम आयोडीन का जो अपना कलर है वो भी शो नहीं होगा? अपना कलर शो होगा, हमने यहाँ नो कलर लिखा है, यहाँ आप नो कलर चेंज कर लें। ठीक है, नो कलर चेंज, आयोडीन खुद ब्राउन कलर का है, वो तो परसिस्ट करेगा। नो कलर चेंज आप कर लें यहाँ पे, तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब हमारी बॉडी के अंदर, हमने लैब के अंदर, बेटा आपका नाम क्या है? आई वांट टू नो द नेम। जी बेटा, अली हुसनैन। अली हुसनैन। यस, मुझे पता तो हो ना कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरी क्लास में, एंड आई विल डेफिनेटली वांट टू सी यू व्हेन वी विल जॉइन द क्लास। अच्छा, अब हमारे पास आ गया, हमने बात की थी कि स्टार्च होती क्या है। रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स इसको यूज़ करते हैं एज अ मेजर सोर्स ऑफ देयर डाइट। उसके बाद हमने बात की कि स्टार्च के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो 2 कंपोनेंट्स थे, एमाइलोज था, एमाइलोपेक्टिन था। एमाइलोज हमने देखा कि स्ट्रेट चेन्स हैं अल्फा 1,4 लिंकेज के साथ, और एमाइलोपेक्टिन में 1,6 की ब्रांचिंग भी होती है। उसके बाद इनके डिफरेंसेस हमने देख लिए। बेटा प्लीज। स्टार्च and they are insoluble in water, लेकिन हम माइलोज के बारे में कहते हैं they are soluble in hot water and माइलोपेक्टिन are both hot। लेकिन जब कोल्ड वाटर की बात करें तो माइलोज एज वेल एज माइलोपेक्टिन दोनों ही इंसोलुबल होते हैं। कोल्ड वाटर में इनकी सोलबिलिटी क्यों कर रही है? कोल्ड आप मुझे आपकी आवाज़ इंटरप्ट होके आ रही है। आपका क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ, जब मुझे समझ आया कि कोल्ड वाटर में ये सोलुबल नहीं होते, लेकिन हॉट वाटर में ये सोलुबल हो जाते हैं, ऐसा ही है बेटा? प्लीज टेल कि आपका क्वेश्चन यही था। तो कोल्ड वाटर में दोनों इंसोलुबल हैं। जैसे कि आप आटा ले लो 1 चम्मच और आप उसे पानी के ग्लास में मिक्स कर दो, थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठा हुआ होगा, लेकिन जब उसी को आप गर्म करते हो थोड़ा सा, तो वो बिल्कुल एक लेस, एक माया टाइप चीज़ जो कपड़ों को कलर लगाते हैं, वो बन जाती है। तो जब हॉट वाटर होता है ना, तो बेटा उसके अंदर जो है वो जैसे टेम्परेचर राइज करने के ऊपर सारे जो रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। कोल्ड वाटर में आप ठीक कह रहे हो, दोनों ही इंसोलुबल होंगे, लेकिन हॉट वाटर के अंदर इनकी सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब आगे ह्यूमंस के अंदर के हमारे अंदर जो स्टार्चेस हैं उनकी डाइजेशन कैसे होती है, तो हमारे पास लाइवरी अमाइलेज होता है जो अल्फा 1,4 लिंकेजेस को रैंडमली ब्रेक कर देता है। अल्फा 1,6 लिंकेजेस का इसने कुछ नहीं करना।
उसके बाद आ जाता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है कि ये ज़रा ज़्यादा एग्रेसिवली एक्ट करता है इसके ऊपर और ये स्टार्च को माल्टोज, माल्टोट्रायोज और अल्फा लिमिट एक्सट्रिन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर माल्टोज और माल्टोट्रायोज का आपको नो हाउ है कि ये क्या होता है, और अल्फा लिमिट एक्सट्रिन एक नया वर्ड है, इसका भी अलग से क्वेश्चन आता है। ये हमारे पास आ गया एक लार्ज मॉलिक्यूल स्टार्च का, और ये माल्टोज है, ये आइसोमाल्टोज है, और नीचे हमें थोड़े लार्जर जो चेन्स हैं वो नजर आ रही हैं, और यहाँ पर ये लिमिट डेक्स्ट्रिन है। एमाइलोज जो है अल्फा, आप दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग देखें तो एमाइलेज के ऊपर जब एमाइलेज एक्ट करेगा तो माल्टोट्रायोज बन गया, माल्टोज बन गया, और फर्दर ये आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एमाइलोपेक्टिन के अंदर से जो इसके स्ट्रेट चेन वाले पोर्शन थे वो तो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जहाँ ब्रांच प्रेजेंट थी वो बहुत इजीली डाइजेस्ट या ब्रेकडाउन उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, तो ये जो ब्रांच्ड सेगमेंट्स बच जाते हैं दे आर कॉल्ड अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। इनके लिए हमें एमाइलेज इन पे काम नहीं करता, इनके लिए हमें एक अदर एंजाइम चाहिए होगा। अब लिमिट डेक्स्ट्रिन्स के ऊपर भी आपको छोटा सा नोट आ जाता है कि व्हाट आर लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। तो लिमिट डेक्स्ट्रिन्स क्या है? दे आर नथिंग बट दे आर वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी। अल्फा एमाइलेज, यहाँ तक अल्फा एमाइलेज की लिमिट हो जाती है कि बस और काम नहीं हो सकता, तो दे आर कॉल्ड लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। अब इनकी कंपोजिशन क्या आती है? 4 to 9 ग्लूकोज पॉलीमर्स होते हैं जो कि ब्रांच्ड होते हैं। अल्फा डेक्स्ट्रिनेज हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ये लिमिट डेक्स्ट्रिन्स को ब्रेक करता है। स्टार्च से बना माल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स, और फर्दर माल्टेज या डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम एक्ट करके इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। और अगर डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस स्टार्च की करेंगे तो वो रेडिली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो स्टमक का एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारे स्टमक में भी तो है, लेकिन हमारे स्टमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करता। रीजन आप लोगों ने देख के मुझे बतानी है कि हमारे स्टमक में आखिर ये स्टार्च क्यों ब्रेक डाउन नहीं हो जाती जब ये टेस्ट ट्यूब में हो जाती है। ये हम नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा शॉर्ट है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन जो है इसके हमारी बॉडी के अंदर 2 जगह पे हमें मिलता है ग्लाइकोजन, या तो लिवर में प्रेजेंट होता है, लिवर में बनता है, दूसरा ये मसल्स के अंदर बनता है। अब जो लिवर का ग्लाइकोजन होता है ये ब्लड ग्लूकोज प्रोवाइड कर देता है जब हमारा अर्ली स्टेज ऑफ फास्टिंग होती है। जब भूख महसूस होना शुरू होती है तो शुगर लेवल्स हमारे लो होना शुरू होते हैं, तो ग्लाइकोजन जो है उन शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है। जो मसल्स की ग्लाइकोजन होती है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब आप कोई विगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो मसल्स को एटीपी प्रोवाइड कर रहा होता है। शुगर ग्लाइकोजन के जो स्टोर्स हैं ये शुगर लेवल को रेगुलेट करने के काम आ रहे होते हैं, और मसल ग्लाइकोजन के स्टोर्स हैं ये मसल्स को एक्सरसाइज के ड्यूरिंग एनर्जी और फ्यूल की रेगुलेशन कर रहे हैं। के अंदर क्या होता है कि स्टोर्स प्रेजेंट होते हैं जब हमारे पास इनफ ग्लूकोज आ जाती है फास्टिंग जब आप वेल फेड स्टेट में होते हो तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस के थ्रू लिवर के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्मेशन कर देती है, और जब आप फास्टिंग कंडीशन में होते हो तो यही ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने कहा कि लिवर के अंदर ये रिवर्स प्रोसेस चल रहा होता है। ग्लाइकोजन फॉर्मेशन हो जाती है जब आप वेल फेड स्टेट में होते हो, जब आप खाना खा के हटते हो तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो लिवर में ग्लाइकोजन बना देती है, फास्टिंग में ये आपके काम आएगी। लेकिन मसल्स में ऐसा नहीं होता। मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होती है वो ब्लड ग्लूकोज नहीं बनाती। अगर शुगर लेवल्स लो हो रहे होंगे तो मसल्स ब्लड ग्लूकोज में कंट्रीब्यूट नहीं करते, बिकॉज मसल्स लैक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये एमसीक्यू बनता होता है कि मसल ग्लाइकोजन जो है वो ब्लड शुगर लेवल्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती। फिर इसका फायदा क्या है? ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी ग्लाइकोजन इज यूज्ड टू फॉर्म एटीपी, और एज ए रिजल्ट लैक्टेट बन जाता है, और थोड़ी सी एटीपी हमें उस वक्त उस मसल के एक्शन के लिए प्रोवाइड हो जाती है। अब ये लैक्टेट जो बन जाता है मसल्स के अंदर क्रैम्पिंग हो जाती है, ये ब्लड में चला जाता है, और उसके बाद ये जो लैक्टेट है ये कोरी साइकिल के थ्रू ब्लड में आता है, लैक्टेट लिवर में चला जाता है, और लिवर इसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कोरी साइकिल की डिटेल सेकेंड ईयर में हमने पढ़नी है, लेकिन अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो लिवर है हमारा ये ग्लाइकोजन बनाता भी है, सिंथेसाइज भी करता है, और इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके ब्लड ग्लूकोज को भी राइज कर रहा होता है। लेकिन हमारे मसल्स जो हैं वो बनाते हैं ग्लाइकोजन, लेकिन
they provide ATP for muscle contraction and produce lactate. That lactate is taken up by liver and liver convert it into glucose. अब वो ग्लूकोज या तो ब्लड में आ जाएगा या वो अब जब विग्रस एक्सरसाइज हो रही होती है तो ये लैक्टेट उसी वक्त लिवर में जाता है, ग्लूकोज बन के वापस ब्लड में आ जाता है। अदरवाइज लिवर उस ग्लूकोज को जहाँ भी यूटिलाइज कर ले वो उस पर डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर आ गया, इसके स्ट्रक्चर में देखें तो वही लिंकेजेस हमें नजर आ रही हैं दैट वी सॉ इन द स्टार्च। यहाँ पर स्ट्रेट चेन है अल्फा 1,4 लिंकेज के साथ, यहाँ ब्रांच चेन है अल्फा 1,6, ये जो N6 के लेवल पे ब्रांचिंग हो रही है। द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च बट दे आर एंटायरली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दे बिहेव क्वाइट डिफरेंटली। पहला डिफरेंस इनका सोर्स, इनके स्टार्च प्लांट ओरिजिन की है, एक एनिमल ओरिजिन का है। दिस इज अ हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर और ये ब्रांच करता है एवरी 12 to 14 ग्लूकोज रेजिड्यूज, जबकि जब हमने स्टार्च की बात की थी जो है एवरी 24 to 30 और मोर शुगर यूनिट्स के बाद ब्रांच कर रहा होता है। तो ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग ज्यादा होती है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज ग्लाइकोजन को देखें तो इसमें हमारे पास एमाइलोज का कोई काउंटर पार्ट यहाँ पे नहीं है, देयर इज नो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इन ग्लाइकोजन। उसके एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन दो कंपोनेंट्स थे, ग्लाइकोजन में एक ही सब कुछ है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर नहीं है। तो कैन यू कमेंट कि जब इसके अंदर एमाइलोज जैसा कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई भी हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, तो आयोडीन टेस्ट कैसा परफॉर्म होगा इस पे? मैम ब्राउन ही आएगा अभी। बिल्कुल, इसके अंदर एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके अंदर आयोडीन टेस्ट नहीं आएगा। तो ये भी वाइवा क्वेश्चन होता है कि स्टार्च अगर ये कलर दे रही है क्यों दे रही है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर सिमिलर है तो ये क्यों वो रिएक्शन नहीं दे रहा। उसमें आप यूजली रेड कलर पढ़ते हो, तो अगर आप लैब में जब इंशाल्लाह आओगे तो आयोडीन का कलर ब्राउनिश रेड सा ही होता है, जो थोड़ा सा चेंज आ रहा होता है मे बी कि इसका थोड़ा बहुत कंपोनेंट यहाँ पे इसके कुछ यूनिट्स ब्रेक डाउन हुए हुए हों, तो थोड़ा सा कलर चेंज रेडिश ब्राउन से रेड की तरफ आ जाता है। तो मैम जी मैम सेलुलोज के केस में कलरलेस हमें कंपाउंड मिलता है जब हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं। बेटा किसके साथ? सेलुलोज के केस में तो मैम कलरलेस होने का क्या मतलब है? जब लैब में आओगे ना तो आप ये परफॉर्म करके देखोगे, कलरलेस का मीन्स होता है कि कोई कलर चेंज नहीं है। आपका जो सेलुलोज है अगर उसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है आयोडीन का, आप एक ही ड्रॉप ऐड करें तो कलरलेस होगा, अदरवाइज जो आयोडीन जब ज़्यादा ऐड कर लेंगे तो उसका अपना कलर आना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज जो सेलुलोज का जो सोल्यूशन है वो खुद भी कलरलेस है, आपने जो आयोडीन डाली वो उसके अंदर मिक्सअप हो गई और कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया। तो मैम कलर तो ब्राउन ही आएगा जिस तरह हमारे पास ग्लाइकोजन में आ रहा है। बिल्कुल वैसा ही आएगा। कुछ जगहों पे आप पढ़ोगे तो उन्होंने येलो कलर दिया हुआ है, कुछ जगहों पे वो स्ट्रॉ कलर है कि वो कलर उसका आयोडीन का अपना कलर है, तो फिर कलरलेस क्यों कह रहे हैं मैम? कलरलेस एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, नो कलर चेंज अगर आप कहें तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, और ये तो आप आके परफॉर्म करोगे अपने हाथ से। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप आओ कॉलेज और ये चीज़ें हम करके देखें, तो उसमें आपको नो कलर चेंज आप कह दो तो वो एक ज़्यादा एग्जैक्ट बात है, ठीक है। जो कलर था पहले से वही रहा, बिकॉज उसका जो कलर डार्क कलर है वो न्यूट्रलाइज तो होने से रहा। ठीक है, अब पहली बात हमारे पास आ गई कि ब्रांच्ड है, इसकी ब्रांचिंग ज़्यादा है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर इसका कोई नहीं होता और इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। ये कलरेशन आप करके अपने हाथ से देखोगे इंडिविजुअली हर कोई। वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करें। डिफरेंसेस हो गए, हमने अभी इनको बात की है इनके बारे में। सेलुलोज, सेलुलोज क्या है, रीजन है, हम इसकी भी स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं। बीटा 1,4 लिंकेजेस होती हैं इसके अंदर, और इसी का जो डाइसैकेराइड यूनिट अगर हम एक अलग कर लें, निकाल लें इस सारे से, तो दैट इज कॉल्ड सेलुलोबायोज। और सेलुलोज में चूंकि ट्रीज का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना हुआ होता है, तो उसका ये होता है कि इसके अंदर फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि उन ट्रीज के अंदर सेलुलोज को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दे रही होती है। हाइड्रोलिसिस के लिए सेलुलेज चाहिए होता है विच इज़ बीटा एमाइलेज। ये नाम जरूरी है याद रखना, बिकॉज अल्फा एमाइलेज और बीटा एमाइलेज के नाम से हम पूछेंगे। तो बीटा एमाइलेज हमारे अंदर नहीं होता, तो इसलिए ये नॉन डाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फूड बनाता है। चीज़ आगे डेक्स्ट्रिन, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने अभी डेक्स्ट्रिन्स की बात की थी जो कि हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ स्टार्च हैं। डेक्स्ट्रोज की बात की थी जो कि शुगर सॉल्यूशन है।
और अब डेक्स्ट्रिन की अगर बात करें तो डेक्स्ट्रिन्स क्या है, या इसका फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको। दे आर बैक्टीरियल एंड यीस्ट पॉलीसेकेराइड्स एंड दे आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज। इसमें भी सारे ग्लूकोज हैं, लेकिन लिंकेज 1,6 है और 1,3 है। 1,6 लिंकेज एक स्ट्रेट चेन दे रही है यहाँ पे। ये जो आपको 1,6 ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो 1,6 लिंकेज यहाँ पे हमें एक ये जो तिरछी सी फॉर्म में है, लेकिन ये एक स्ट्रेट चेन है। और जहाँ 1,3 लिंकेज आ रही है वहाँ पर ब्रांचिंग आ रही है। फ्रैक्शनल क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, ये फूड कंपोनेंट है और प्लाज्मा एक्सपेंडर है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। अब जब हमने बात की थी ड्रिप लगने की, जो इन्फ्यूजन्स दी जाती हैं, तो एक इन्फ्यूजन हमारे पास होती है डेक्सट्रोज की, जिसमें आप शुगर दे रहे होते हो, ग्लूकोज दे रहे होते हो। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे अब गर्मी का मौसम है, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है लोगों को, तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चले जाते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर वेसल्स के अंदर जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड था वो इतना रिमार्केबली कम हो गया कि ब्रेन को और वाइटल ऑर्गन्स को भी फ्लूइड की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई कम हो गई। सो जो लोग गर्मी लगने से, लू लगने से जो बेहोश हो जाते हैं, दैट इज फिनोमिना हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। तो उसमें प्लाज्मा एक्सपेंडर के तौर पे इसको देते हैं। मीन्स कि हम जब ये प्लाज्मा में दे देते हैं तो ये लिंकेजेस जो हैं हमारा जो बॉडी है, हमारे एंजाइम्स हैं, इन्हें बहुत इजीली ब्रेक नहीं करते फॉर अ सर्टेन। ये नहीं कि कभी सारी उम्र ब्रेक नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारी एज कम्पेयर टू वाटर, एज कम्पेयर टू प्लेन वाटर और एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर स्टे करता है फॉर सर्टेन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और डेफिनेटली वाटर इसके साथ ऐड होता है, तो ये हमारी वेसल्स के अंदर स्टे करता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। तो जब कभी हाइपोवोलेमिक शॉक हो, जब लू लग जाती है, तो डेक्स्ट्रेन के नाम से ड्रिप्स होती हैं जो लगाई जाती हैं, जो कि हमारे ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही होती है। अब डेक्स्ट्रिन और डेक्स्ट्रेन लाइक शुगर के ड्रिप लगाने की बजाय ये लगाना बेटर है, बिकॉज अगर एक पेशेंट है तो आप उसे ग्लूकोज एक लिमिट तक दे सकते हो, आपने उसे हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट में नहीं लेके जाना। सेकेंडली, अगर कोई डायबिटिक पर्सन आ गया है तो आप उसको भी ग्लूकोज सोच समझ के दोगे। थर्डली, ग्लूकोज का जब सोल्यूशन देते हो तो वो रेडिली हमारा एब्जॉर्प्शन उसकी शुरू हो जाती है, हमारी वेसल्स के अंदर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो स्टे नहीं करता। तो डेक्स्ट्रेन जो है ये वाटर के साथ इंजेक्ट किया जाता है, इन्फ्यूज़ किया जाता है फ्रैक्शनल क्रोमेटोग्राफी में, फूड कंपोनेंट्स में, और प्लाज्मा एक्सपेंडर है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेक्स्ट्रोज क्या है, डेक्स्ट्रेन क्या है। अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में है तो आप क्या इन्फ्यूजन दोगे, और अगर हाइपोग्लाइसीमिक हुआ हुआ है तो कौन सी इन्फ्यूजन दोगे। तो डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रेन और डेक्स्ट्रोज, ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जो दांतों के ऊपर प्लाक लग जाता है, ये जो दांत खराब हो जाते हैं, इसका भी जो अगर केमिकल एनालिसिस करें तो जो डेक्स्ट्रेन्स हैं बेसिकली ये प्लाक की फॉर्म में हमारे टीथ के ऊपर एक्यूमुलेट आते हैं। उसका स्ट्रक्चर यही वाला होता है, अल्फा 1,6 एंड अल्फा 1,3। डेंटल प्लाक का भी एमसीक्यू बनता है कि एक उसमें पहले सिनेरियो देंगे कि एक बच्चा आया है आपके क्लिनिक पे जिसके दांतों पे काफ़ी सारा प्लाक लगा हुआ है, आप उसको एडवाइस करते हो टू फॉर बेटर ओरल हाइजीन। व्हाट कैन यू कंक्लूड यूजिंग योर नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री दैट व्हाट मे बी द पॉसिबल कंपोनेंट ऑफ दिस प्लाक। तो अगर ये स्लाइड याद रखोगे तो बहुत ईजी है कि ये डेक्स्ट्रेन के बने हुए होते हैं, इनका मेजर कंपोनेंट डेक्स्ट्रेन। जी बेटा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट पॉलीसेकेराइड से यहाँ क्या मुराद है? ये इसका सोर्स है। डेक्स्ट्रेन्स हमारी बॉडी में नहीं बनते, प्लांट्स में भी ये नहीं बनते, तो इनकी सिंथेसिस बैक्टीरिया और यीस्ट के थ्रू होती है। बेसिकली ये बैक्टीरिया और यीस्ट की प्रोडक्ट है, वहीं से सिंथेसाइज किया जाता है। और ये जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ये भी लैब में हमने बैक्टीरियल और यीस्ट कॉलोनी से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है। और हमारे दांतों में जब बन रहा है तो जब ओरल हाइजीन नहीं होगी और यहाँ पे शुगर्स हैं, तो जो हमारे ओरल बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पर इस प्लैक को डिपॉजिट कर रहे होते हैं। अगर अच्छी ओरल हाइजीन होगी, आपने टीथ प्रॉपर्ली क्लीन है, आपने कोई माउथ वॉश अच्छा लिया हुआ है, तो फिर प्लैक डिपॉजिट नहीं होता। प्लैक दांतों के ऊपर डिपॉजिट होने की वजह भी यही है कि यहाँ हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ पर जो भी शुगर्स और जो उन्हें रॉ मटेरियल वहाँ से मिल रहा होता है उससे इस डेक्स्ट्रिन को बना के हमारे दांतों के ऊपर एक्यूमुलेट करते रहते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा। यस मैम।
आ गया इनुलिन। और इनुलिन के बारे में एक जोक ही है कि आपके जो सीनियर्स हैं उन्हें जब इनुलिन दिया जाता है तो हर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इसके दरमियान में यहाँ पे इनुलिन लिखा होता है कि राइट नोट ऑन इनुलिन, स्ट्रक्चर ऑफ इनुलिन और यूजेस ऑफ इनुलिन। तो वो क्या करते हैं, वो समझते हैं मिसप्रिंट हुआ है तो वो इसको ऐसे करके अपने पेपर पे लिखते हैं, ऐसे करके, और उसके बाद उसका आंसर लिख देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। समझ आ गई बात? दिस इज Yes, नॉट ma'am. इंसुलिन, नहीं है, ये इनुलिन है। तो इनुलिन क्या है, हमने शुरू में बिल्कुल जो पहली स्लाइड देखी थी, पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। एक्सीलेंट। बेटा आपका नाम क्या है? नूर फातिमा। नूर फातिमा, थैंक यू बेटा। अब यहाँ हमने देखा था कि जितने भी हमारे पास अभी तक हमने पढ़े थे ये सारे पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज थे, तो इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इनुलिन जो है फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, यहाँ बीटा-1,2 लिंकेजेस होती हैं इसके अंदर, और वाटर सोलुबल है, हाइड्रोलाइज नहीं होता बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। और यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है, इसके अंदर सारी बीटा-1,2 लिंकेजेस होती हैं, लेकिन जहाँ इसका एक एंड पॉइंट होता है, हजारों इन स्ट्रक्चर्स के बाद वहाँ पर एक ग्लूकोज एक टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है, तो हम इसे होमोपोलीसेकेराइड ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब ढेरों फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल सीधे सीधे एन ये नज़र आ रहा है चल रहे हैं, तो ये इस ग्लूकोज से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। इवन आपके लेवल पे अगर आप ये चीज़ मेंशन भी नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इनुलिन इज द फ्रक्टोज ऑफ बेसिकली बीटा-1,2 लिंकेज। तो अब यहाँ पर इसके जो सोर्सेज हैं, ट्यूबर्स, डालियाज, डैंडिलियन से जो अजीब नाम है, इसमें ट्यूबर्स याद रखना है। ट्यूबर्स क्या होते हैं, ये जो स्टेम ट्यूबर्स होते हैं, रूट ट्यूबर्स होते हैं, ये जो वेजिटेबल्स होती हैं हमारी, तो ये इनका सोर्स है। और ये भी प्लांट्स हैं डिफरेंट जिनका ये जहाँ से हम इनुलिन ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पर इसलिए हमने कहा कि इट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत काम की है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हम खा लें, हमारा पेट भी भर जाए और वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट भी ना हो, तो हम उसे यूज़ करेंगे जब हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपने वेट लॉस की ट्रीटमेंट करनी है, आपने डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट करनी है, तो वहाँ पर हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं कि जो टॉक्सिक नहीं है, जो नेचुरल ओरिजिन के हैं, हम खा लें, टेस्ट भी वो अच्छा दें और हमारी बॉडी उनसे कुछ निकाले भी ना। पानी घी खाएं और वो पानी बन के लगे, तो ऐसी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होती हैं। तो इनुलिन के जो यूजेस हैं, ये स्टोर कहाँ पे होगा? इनुलिन कहाँ स्टोर होगा? यस मैम, बॉडी में कहाँ स्टोर होगा जब हम इसे यूज करेंगे? स्टोर हम इसे क्यों करेंगे, हम इसे स्टोर ही नहीं करेंगे। मैम आपने कहा कि ये डाइजेस्ट नहीं होगा, जब जरूरत पेश आएगी तो तब हम बेटा इसे इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इसको हम इस्तेमाल हम तब करेंगे, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। हम इसे लेंगे, हमारे गट में जाएगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा, हमारे जो स्टूल है उसको ये बल्क देगा, गट की मोटिलिटी इससे बेटर हो जाएगी, हमारा पेट भरा रहेगा कि हमने खाना खा लिया है, लेकिन एब्जॉर्ब कैलोरीज ये बहुत कम निकलेंगी और फाइनली ये एक्सक्रीट हो जाएगा। हमने जो यूजेस और वो कहा, हमने कहा कि हमने अपनी डाइट प्लान करनी है। आपके पास एक पेशेंट आया है जो ओवरवेट है, एक पेशेंट आया है जो डायबिटिक है। अब आपने उनकी डाइट प्लान करके देनी है कि क्या खाएं, तो उसमें आप इनुलिन की प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो कि वो खा भी लेंगे, पेट भी भर जाएगा और उनकी बॉडी में कोई शुगर लेवल्स राइज नहीं होंगे, बिकॉज इसने तो हाइड्रोलाइज ही नहीं होना। जब हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो एक्सक्रीट हो जाएगा। मैम ये सेटिस्फैक्शन के लिए उन लोगों के लिए जो ज्यादा मोटापे का शिकार होते हैं और उनका वजन कम करवाना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला यूज एज अ स्टार्च सब्स्टिट्यूट इन डाइटरी प्रोडक्ट्स फॉर डायबिटीज, कि आपको ये देखने में खाने में आपको स्टार्ची फीलिंग दे देगा, लेकिन एनर्जी इसमें से नहीं निकलेगी। दूसरी चीज आ जाती है, जी बेटा, ब्लॉटिंग नहीं होगी जिस तरह हमने वो लैक्टोज के बारे में पढ़ा हुआ है, ब्लॉटिंग हो जाती है। बिल्कुल होगी। आगे हम अभी 2-3 स्लाइड्स रह गई, हम फाइबर पे आएंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि ब्लॉटिंग कब होगी और कब नहीं होगी। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, लेकिन इसका आंसर अभी अगली स्लाइड्स में है। इसके यूजेस देख लें। पहला तो सब्स्टिट्यूट आ गया, और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये GFR डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। इसमें इसको खिलाते नहीं है, ये इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। अब किडनी जो है ना तो वो इसको सिक्रीट करता है, ना वो इसको रीअब्सॉर्ब करता है, तो इस तरह हम इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पसेस में लैब में करते हैं।
अगर टेस्ट हमने करना हो किडनी फंक्शन के लिए तो क्रिएटिनिन स्टडीज होती हैं, लेकिन ये हमारे पास एक कह लें कि एक्सपेरिमेंटल अगर कोई आप कह लें मटीरियल या पुराने वक्तों में इनुलिन यूज होता था टू डिटरमिन GFR, अब GFR क्रिएटिनिन स्टडी से रिप्लेस हो चुका है, लेकिन इनुलिन के यूजेस जब पूछे जाएंगे तो आपने ये दोनों बताने हैं, डाइटरी प्रोडक्ट्स में क्या सिग्निफिकेंस है और दूसरे GFR हम इससे डिटरमिन कर सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। पेशेंट्स में आपने कभी नहीं देखा होगा ना देखेंगे कि आप इनुलिन क्लियरेंस करा के टेस्ट करें, लेकिन जब फिजियोलॉजी आप पढ़ेंगे रीनल फिजियोलॉजी तो उसमें इनुलिन का बहुत रोल है जब आप प्रैक्टिकल पर्पसेस में एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस या रिसर्च वर्क के लिए करते हो। मैम जी मैम इसके सोर्सेज में डालियाज और डैंडलियंस लिखा हुआ है, मैम ये क्या होता है? प्लांट्स हैं। डालिया तो आपने फूल भी देखे होंगे, बड़े बड़े खूबसूरत फूल होते हैं कलरफुल से, अभी आजकल भी खिले हुए, और डैंडेलियंस भी प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स के नाम है, ट्यूबर्स हमारे काम की चीज़ है। ये इसलिए कि इनसे हमने जब इसको एक्सट्रैक्ट करना है फॉर यूजेज तो इनसे हम लेते हैं, हमारी डाइट में ये ट्यूबर से आता है। ये नहीं भी याद रहेंगे तो आप कह लो कि डिफरेंट प्लांट्स से हम इसको लेते हैं। काइटिन जो है ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, क्रूस्टेशियंस होते हैं, फंजाई की सेल वॉल जो है वहाँ से हम लेते हैं, और काइटिन जो है इसके अंदर बीटा-1,4 लिंकेजेस होती हैं, एसिटाइल ग्लूटामीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, और ये मेडिसिन्स की फॉर्मेशन में यूज होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डाइटरी फाइबर। जितना हम पढ़ चुके हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है और ये इंटरेस्टिंग भी है। अब डाइटरी फाइबर क्या होता है, पेपर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे क्लिनिकली भी इम्पोर्टेंट है। डाइटरी फाइबर नॉन डाइजेस्टेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स फ्रॉम प्लांट डिराइव्ड फूड्स। अब इसमें वो इनुलिन भी आ गया। कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट डिराइव्ड है, नॉन डाइजेस्टेबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है। RDA मीन्स रिकमेंडेड डेली अलाउंस। 25 to 30 ग्राम्स पर डे, रफली 50 ग्राम्स तक भी ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा जी मैम हमें इनुलिन वाली स्लाइड शो हो रही है, आगे मूव नहीं की स्लाइड। मैम शो हो रही है, डाइटरी फाइबर वाली हो रही है। अभी देखो, अभी इज इट क्लियर? यस मैम सबके लिए बेटा क्लियर हो गई है? यस मैम नॉन डाइजेस्टेबल नॉन एब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स फ्रॉम, थैंक यू बेटा। रिकमेंडेड डेली अलाउंस इसका 25 to 30 ग्राम्स और 50 ग्राम्स 100 ग्राम्स, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसकी दो टाइप्स हैं, वाटर सोलुबल फाइबर्स हैं और वाटर इनसोलुबल फाइबर्स हैं। वाटर सोलुबल फाइबर्स के अंदर पैक्टिन, म्यूसिलेजेस और गम्स आ जाती हैं। इन्हें हम नेक्स्ट टाइम हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में पढ़ेंगे। इनसोलुबल फाइबर में सेलुलोज आ जाता है, हेमी सेलुलोज, और लेकिन हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेलुलोज को आप जहन में रखें इनसोलुबल फाइबर के लिए। और सोलुबल फाइबर में जो पैक्टिन है, जो आप एप्पल खाते हो तो उसका जो मटेरियल होता है उसमें पैक्टिन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सोलुबल फाइबर होता है। अब सोलुबल फाइबर क्या करता है और इनसोलुबल फाइबर क्या करता है, ये सोलुबल फाइबर के सोर्सेज हैं। इसके अंदर आपके पास फ्रूट्स आ जाते हैं, एप्पल है, गुआवा नज़र आ रहा है, दालें आ जाती हैं, इसके अंदर ग्राम्स आ जाते हैं, और जो ड्राई फ्रूट में कैश्यूज़ हैं स्पेशली वो आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं। जितनी भी टेस्टी चीज़ें हैं वो सारी सोलुबल फाइबर्स दे रही होती हैं। और इनसोलुबल फाइबर सारा सब्जियों में होता है, इसमें आपको सैलड्स मिल रहे हैं सारे। और वीट जो है, होल ग्रेन वीट और वीट का जो ब्रैन होता है वो आ जाता है, लेकिन जो ओट ब्रैन होता है वो सोलुबल फाइबर है। तो सोलुबल फाइबर और इनसोलुबल फाइबर के डिफरेंसेस क्या हैं कि ये सोर्सेस आप देख लें, और आगे इनका मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है। मैकेनिज्म मैम जी प्लीज आस्क, आई एम लिसनिंग। सोलुबल होगा वो डाइजेस्टिव? नहीं, डाइजेस्ट उसने भी नहीं होना, बात हम आगे चल के करते हैं। डाइजेस्ट उसने भी नहीं होना, बिकॉज फाइबर की डेफिनेशन क्या है, इट इज नॉन डाइजेस्टेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल। तो सोलुबल होने का मतलब ये है कि ये थोड़ा जेल लाइक मटेरियल बना देगा, रफेज नहीं देगा, ना डाइजेस्ट होगा ना एब्जॉर्ब होगा। क्या है, स्टमक के अंदर डाइटरी फाइबर्स मिक्स करते हैं पार्शली डाइजेस्टेड फूड के साथ, और इससे क्या होगा, एक ऐसा मटेरियल जिसने ना डाइजेस्ट होना ना एब्जॉर्ब होना है, तो स्टमक के अंदर फिलिंग इफेक्ट आ जाएगा। आपने खाना लिया और साथ में आपने फाइबर का कोई पोर्शन ले लिया, तो पेट भरने की जो फीलिंग होती है वो आपको लेस अमाउंट ऑफ फूड में आ जाएगी, लेस कैलोरीज कंजम्पशन के साथ आ जाएगी।
जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फाइबर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या होना है, कार्बोहाइड्रेट्स को पैंक्रियाटिक एमाइलेज हाइड्रोलाइज कर रहा होता है। अब फाइबर के बारे में हमने कहा कि ये तो हाइड्रोलाइज ही नहीं होना, तो यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। जो सोलबल फाइबर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे वो एक जेल सा सॉल्यूशन बनाया हुआ होगा। इट विल एंट्रैप शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स एंड हेंस उनको एब्जॉर्प्शन को भी रोक देगा और हाइड्रेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। जेल जो है वो विस्कोसिटी कर देगा ज़्यादा वहाँ पे, और वहाँ पे फूड का जो मैस है उसको इंक्रीज कर देगा। स्टमक में इसने हमें फिलिंग इफेक्ट दे दिया। इंटेस्टाइन में जाके इसने क्या किया, वाटर इसने काफ़ी सारा एब्जॉर्ब किया हुआ था, तो इसने वहाँ पर हमें एक लिक्विड मीडियम दे दिया, हाइड्रेटेड मीडियम दे दिया, जिसने कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड किया। अब वहाँ पर जो ग्लूकोज और जो फैट्स और कोलेस्ट्रॉल हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होनी थी, अब वो बजाय डायरेक्टली वॉल के साथ इन कॉन्टैक्ट आने के, वो इस जेल के अंदर मिक्स हुई हुई है। तो ये खुद तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये उन्हें भी एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, उन्हें फर्दर आगे पुश कर देगा विदाउट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होगी जरूर, लेकिन कम होगी। जी बेटा, आई एम लिसनिंग। मैम ये जो डाइटरी फाइबर्स जो है वाटर में सोलुबल हैं, ये फिल्ट्रेशन करेंगे किडनी में से पास आउट हो सकते हैं ये? बेटा किडनी में जाएंगे कैसे, पहली बात तो ये। नहीं मैम, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा जब, तो वाटर सोलुबल होंगे तो ये। नहीं, मेरी बात सुनो, हमने एक खाना खा लिया, वो किडनी तक जाएगा कैसे? क्या प्रोसेस होता है किडनी तक जाने का? ब्लड मैम, इनुलिन का इंजेक्शन देते हैं, वो खाने से नहीं जाता कि हमने इनुलिन खाई और वो किडनी में चली गई, इंजेक्शन देते हैं। इसी तरह जब हम फाइबर की बात कर रहे हैं तो किडनी तक सिर्फ वो चीज जाएगी जो मोनोसेकेराइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर ब्लड में एब्जॉर्ब होगी और ब्लड उसे किडनी में लेके जाएगा। सोलुबल डाइटरी फाइबर्स ब्लड में नहीं जाएंगे मैम? नहीं बेटा, उन्होंने जब ब्रेक ही नहीं करना, उन्होंने हाइड्रोलाइज ही नहीं होना, ये बात पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ना डाइजेस्ट होने हैं ना एब्जॉर्ब होने हैं, बस आप ये कह लो स्लाइमी सा मिक्सचर होगा। और जो सेलुलोज या इनसोलुबल फाइबर है वो स्लाइमी मिक्सचर भी नहीं होता, वो एक कोर्स मिक्सचर होता है जिसमें फाइबर्स इंटैक्ट रहते हैं। मैम इनुलिन को हम डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट करते हैं? बिल्कुल, इनुलिन इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, किडनी में इसमें से कुछ नहीं जाएगा, किडनी में ग्लूकोज ही जानी है सिर्फ। ग्लूकोज या जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, फिर किडनी में जाएंगे। तो स्टमक में एक जेल लाइक मटेरियल, हमारा पेट भरने की फीलिंग इसमें आ जाती है। इंटेस्टाइन के अंदर जब हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस नहीं होती, लेकिन ये एक बल्कि सा मिक्सचर जो बना देता है फाइबर सारा, तो हमारा ग्लूकोज फैट्स ये एब्जॉर्ब नहीं होती वहाँ पे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ये रफेज बनाता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन अवॉइड होती है, स्टूल का बल्क ज़्यादा बनता है और स्टूल को पास करना ईजी हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, मेटाबोलाइज कर लेते हैं बैक्टीरिया इसको, और जो गट के हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रोबायोटिक्स हैं, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं, उनकी ग्रोथ इससे अच्छी होती है। It keeps the gut healthy। स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट बेशक ले लो। डिसॉल्व्स सोलुबल फाइबर जो है पानी में डिसॉल्व होकर जेल बना देता है, उस जेल से आगे ब्रेक डाउन इसकी नहीं होगी, जेल ही रहेगा ये। इनसोलुबल फाइबर एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को 10 to 15 टाइम्स और एक बल्क बना देता है। सोलुबल फाइबर फर्मेंटेशन होती है इसकी जाके इंटेस्टाइन के अंदर, उस फर्मेंटेशन से कोई ब्रेक डाउन हो जाए तो हो जाए, उसके अलावा नहीं। तो प्रीबायोटिक्स हमारी गट को हेल्दी रखते हैं। इनसोलुबल फाइबर ने कॉन्स्टिपेशन को, हेमोराइड्स को और डाइवर्टिकुलाइटिस, ये लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीजेस होती हैं, उनको प्रिवेंट करता है। अब जो सोलुबल फाइबर है, ज़्यादा इसका रोल है कि ये कोलेस्ट्रॉल को और शुगर लेवल को कम करता है, बिकॉज इसने जेल की फॉर्म में उनको एब्जॉर्ब होने से रोका था और सेटाइटी फीलिंग भी दे दी थी, तो आपका इनटेक फूड का कम हो गया। और इनसोलुबल फाइबर जो है, जो बल्क बनाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, तो ये जो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा और दूसरे कार्सिनोमास हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाता है। तो अब अगर कौन सी बुक से लिया हुआ है बेटा, ये बहुत सारी बुक्स से लिया हुआ है, इसलिए आप ये किया करो कि इसको एक तो ध्यान से देख लिया करो, दूसरे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बिकॉज मल्टीपल जगहों से ये चीज़ें कंपाइल होती हैं, एक जगह पे नहीं। स्पेशली जिनके ऊपर ये इंपॉर्टेंट का टैग लगा होता है वो जरूर ले लिया। ये देखो, ये सोलुबल फाइबर हमने ले लिया, ये इनसोलुबल फाइबर ले लिया। सोलुबल फाइबर क्या करता है कि वाटर अट्रैक्ट करता है, जेल बनाता है, डाइजेशन को स्लो डाउन कर देगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो कर देगा। इनसोलुबल फाइबर क्या करता है, सेलुलोज का बना हुआ है, तो ये स्पीड कर देता है फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। स्पीड कैसे कर देता है, वो आप जीआईटी जब पढ़ोगे तो उसमें जो जहाँ पर भी डिस्टेंशन होती है गट की वॉल की, तो उसके पीछे पेरिस्टाल्सिस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो फाइबर
जो है वो स्पीड अप कर देता है, बल्क देता है, और ये दोनों जो हैं विदाउट एलिवेटिंग ब्लड शुगर पास कर जाते हैं। डाइजेस्ट ही नहीं होना, एब्जॉर्ब भी नहीं होना, तो ब्लड शुगर नहीं राइज करेगी और ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल और इंसुलिन रेस्पॉन्स इससे अच्छा हो जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो भी इस सारे इनुलिन के टाइम पे पूछा था कि बहुत ज़्यादा ले लेंगे, जब फर्मेंटेशन हो जाएगी तो वो गैस प्रोडक्शन और वो सारी चीज़ें होंगी, तो एक्सेसिव कंजम्पशन से क्या होगा कि एक तो डिस्कम्फर्ट होगी, फर्मेंटेशन होगी, बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करके गैस बनाएंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और डिस्कम्फर्ट होगी, तो ज़्यादा अमाउंट में लेने से ये डेफिनेटली होगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि जब हमने देखा कि ये ग्लूकोज को और कोलेस्ट्रॉल को और यहाँ पर ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल और ये शुगर्स, इन सब की एब्जॉर्प्शन को स्लो कर रहे हैं, तो हमारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम करेंगे कि उनकी भी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देंगे, तो उससे बाकी मेजर चीज़ों को तो कुछ नहीं होगा। ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कि जिंक है वो कम हो जाता है, उसकी डेफिशिएंसी की सिम्टम्स आने लग जाएंगी। जब कोलेस्ट्रॉल और फैट्स की एब्जॉर्प्शन को ये कम करेंगे तो फैट सोलुबल विटामिन्स जो कि थोड़े से प्रेजेंट होते हैं हमारे डाइट के अंदर, तो उनकी भी डेफिशिएंसी आ जाएगी। सो अगर हम फाइबर हेल्दी है इसको लें, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में लेने से ये तीन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डिफाइन डाइटरी फाइबर, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, गिव देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एंड व्हाट विल हैपन इफ अ पर्सन टेक्स एक्सेस डाइटरी फाइबर। कंप्लीट। कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। मैम जी बेटा, मैम I'm जब listening. जी बेटा। मैम मसल्स में हम कहते हैं इट लेक्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, लेकिन फॉस्फेटेज नहीं है तो ग्लाइकोलाइसिस किस तरह होगी और एटीपी किस तरह बनेगा? किसके अंदर बेटा? मसल के अंदर। डिफरेंट होता है ना मैम लीवर और मसल में? लिवर और मसल में डिफरेंट होता है। तो लिवर के अंदर ग्लूकोज तो डायरेक्टली बन भी नहीं रहा, वो एक डिफरेंट पाथवे से लैक्टेट बनाता है। ब्लड ग्लूकोज कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन लैक्टेट और कोरी साइकिल के थ्रू इसमें से एटीपी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। लैक्टेज फॉर्मेशन के लिए, लैक्टेट फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक, लेकिन ब्लड शुगर नहीं राइज करेगी। मैम मसल्स लेक ग्लूकोज फॉस्फेटेज, इसका क्या मतलब होगा? ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज में बन, आगे क्या मैम इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? बेटा आप प्लीज क्वेश्चन जरा स्लोली रिपीट करो, आवाज इंटरप्ट हो के आ रही है मुझे। ग्लूकोज 6, इसका मतलब यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी मसल में? ग्लाइकोलाइसिस नहीं बेटा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात हम कर रहे हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, लेकिन डिफरेंट पाथवेज होते हैं। अगर आपने ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ग्लूकोज बनाना है तो ये उसका एंजाइम है जो लैग कर रहा है, लेकिन बाकी एंजाइम्स तो प्रेजेंट हैं। क्लियर? एक ही एंजाइम सारे काम नहीं करता। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है फ्रॉम ग्लाइकोजन, लेकिन जब हमने लैक्टेट बनाना है उससे, तो उसके लिए हमें डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। मैम आपने सॉल्युबल फाइबर की एग्जांपल में हमने पढ़ा है ना कि एप्पल इज अ सॉल्युबल फाइबर, तो मैम सारा हमने एप्पल नहीं, तो इसका उसका सुना छिलका हुआ तो कि soluble नहीं होता। कि ये उसका छिलका एपेटाइटिस भी- होता है। आपने कहा कि बेटा- उसको लेने के बाद एक्साइटी फीलिंग आती है। बेटा ये आपके क्लास का टाइम असल में ओवर हो रहा है। एपिटाइजर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन फाइबर के अगर हम कंपोनेंट और उसकी बात करेंगे तो वो एक अलग चीज़ है। इसके अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे एप्पल का जो छिलका होता है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, और इसके अंदर जो डिफरेंट हमें विटामिन और वो चीज़ें मिल रही होती हैं। आपकी गट जब तक क्लियर नहीं होती आपको एपिटाइट की फीलिंग नहीं आती। जब आपकी गट की क्लियरेंस अच्छी हो जाएगी, आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहाँ से एक दफ़ा फूड मटीरियल पास आउट कर जाता है, तो हंगर फीलिंग उसके बाद आती है। एक एपिटाइजर होने में ये फैक्टर भी आ जाता है। अब जब पहले ही पुरानी फूड ही आपने स्टार्ची फूड ली हुई है और वो पहले ही आपके गट के अंदर स्टे कर रही है, तो वहाँ पर पेरिस्टाल्सिस स्लो है, तो वो जो आपको सिग्नल्स जाने होते हैं गट एम्प्टिंग के, वो ही नहीं आते। और एपिटाइजर होने की रीज़न इसके डिफरेंट वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को जाके हमारे सेटाइटी सेंटर को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, राइट? यस मैम, थैंक यू।
Allah Hafiz.